तो चलिए बच्चों, अपन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में कंपैरिजन देखा था बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आज मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें से फर्स्ट थ्योरम है बच्चों थ्योरम ऑफ एडिशन, सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थर्ड है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आपके फाइनल एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से 11th के एग्जाम के हिसाब से ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये दोनों आती है और करके, या तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ कीजिए या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूफ करने के लिए। तो पहले तो अपन समझते हैं थ्योरम्स को, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स भी कर पाते हैं। तो उसमें से फर्स्ट थ्योरम मैं आपको बोल रहा हूँ थ्योरम ऑफ एडिशन। ये थ्योरम ऑफ एडिशन क्या है? तो बच्चों सुनो, ये थ्योरम ऑफ एडिशन यदि अपन बात करें, थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में सुन लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एडिशन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लार्ज number of particles about an axis is equal to the sum of moment of inertia of each particle of the system about that axis। मतलब यदि मान लीजिए मैंने आपको बताया ना व्हाट इज सिस्टम, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे किसी रिजिड बॉडी को बोलोगे तो आप सिस्टम बोलोगे क्योंकि वो पार्टिकल्स का ग्रुप है। तो यदि अपन थ्योरम ऑफ एडिशन देखते हैं, है ना, थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑफ एडिशन। तो बच्चों मान लीजिए ये पूरा सिस्टम है, ये कोई बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट जो है इस बॉडी को आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। अब इस पर ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इस पार्टिकल का I2 और इस पार्टिकल का I3। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एडिशन। व्हाट इज I1? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। क्या बोलोगे आप? m1 r1 स्क्वायर। व्हाट इज m1? मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड r1 डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। I2 m2 r2 स्क्वायर। m2 मीन्स मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड r2 डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से ये थ्योरम ऑफ एडिशन है। अच्छा, एक और चीज आप समझिएगा, इस थ्योरम ऑफ एडिशन से रिलेटेड मान लीजिए ये पूरी बॉडी है और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए I है। अब यहां पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए, सपोज ये जो आपको दिख रहा है ना, जो शेडेड पोर्शन है उसको छोड़कर यदि देखें बाकी पोर्शन, इसका इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए I1 है, और ये जो शेडेड पोर्शन है इसका इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एडिशन क्या जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यदि मान लीजिए आप ये पोर्शन कट कर देते हैं, निकाल देते हैं इसको शेडेड को, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बचेगा? I1। मतलब I1 इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? I माइनस I2। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें से जो आपने पोर्शन कट कर दिया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको समझिएगा थ्योरम ऑफ एडिशन को। नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? ये मान लीजिए बच्चों प्लेन लैमिना है और आपने यहां पर एक्सिस फिट कर दी ऐसे,
मतलब एक रॉड जो है उसको आर पार ऐसा आपने यहां से होल करके ऐसा फिक्स कर दिया, और इस रॉड के अबाउट ये पूरी बॉडी प्लेन लैमिना रोटेट कर रहा है। तो अब मान लीजिए इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ऑफ आई जेड। This is theorem of perpendicular axis. According to theorem of perpendicular axis, the sum of moment of inertia of a plane lamina about any two perpendicular axes is equal to the moment of inertia of a plane lamina about the third axis which is perpendicular to the given axis and passing through their point of intersection. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से यदि किसी भी प्लेन लैमिना का पर यदि दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो इस प्लेन लैमिना का इन परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सम किसके इक्वल होता है? इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट द थर्ड एक्सिस which is perpendicular to the given axis and passing through their point of intersection. This is theorem of perpendicular axis. बुक की लैंग्वेज में यदि मैं बोलूं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू the moment of inertia of the body about an axis perpendicular to both of those axes and passing through their point of intersection. तो बच्चों ये एग्जाम में जो है ना थ्योरम आपको लिखने के लिए आती है, थ्योरम लिखना भी रहता है और प्रूफ करने के लिए भी आती है। राइट द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड प्रूव इट, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो अब अपन इसका प्रूफ देखते हैं। तो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। प्रूफ देखने के लिए आप क्या करो, यहां पर एक सिंगल पार्टिकल इमेजिन करो और इस पार्टिकल जो है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो स्वाभाविक यहां से आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर तो आपको क्लियर ही है ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या होगा x और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y, और इस पार्टिकल का O से जो डिस्टेंस है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सपोज r। तो अब यदि इस पार्टिकल का x एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मैं बोलता हूं आपको, तो डेफिनेटली आपको Ix इस पार्टिकल का x एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आपके हिसाब से होना चाहिए m इंटू ऑफ वाई स्क्वायर। व्हाट इज y? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द x एक्सिस। यदि यही चीज मैं बोलता हूं आपसे आई वाई मतलब y एक्सिस से, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इस पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस ये दिख रहा है और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? इक्वल टू ऑफ x। तो इसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप? m इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन इसी पार्टिकल का यदि मैं बोलता हूं अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इस पार्टिकल का z एक्सिस से जो डिस्टेंस दिख रहा है वो r है। तो आप I z इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? m इंटू ऑफ आर स्क्वायर। क्योंकि कभी भी किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट कितना होता है? m इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज m? मास ऑफ पार्टिकल, और r डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर डायग्राम में, यहां पर मुझसे डायग्राम ड्रॉ करते समय जरूर ये ऐसा डिस्टेंस x थोड़ा सा ये ऐसा हो गया। यदि मैं पार्टिकल को इसका ठीक यहां पर ले लेता ऐसा तो ये ज्यादा अच्छा रहता। ये ऐसा, ये हो गया आपका x
x, ये हो गया y, ये कैपिटल X, और ये डिस्टेंस r है। तो आपको क्लियर दिख रहा है आई एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई स्क्वायर। व्हाट इज आई एक्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस एम इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब यदि मैं यहां पर आपसे बोलूं कि यदि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यदि मान लीजिए पार्टिकल को P बोलते हो, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नेम दिया PM, तो आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है OMP, क्योंकि यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और ये R आपको क्या दिख रही है? हाइपोटेनियस। ये X है, ये Y और ये R। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोलोगे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ R स्क्वायर। और यदि मैं इसी में m से मल्टीप्लाई करूं तो mx स्क्वायर m इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। आपको क्लियर दिख रहा है? इस पार्टिकल के लिए आ जाएगा आई एक्स आई वाई प्लस आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड। पर पूरी बॉडी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समीशन करना पड़ेगा। समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ m इंटू वाई स्क्वायर, और इधर आएगा समीशन m इंटू आर स्क्वायर। आप सबको पता है समीशन m एक्स स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी, रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिजिड बॉडी अबाउट y एक्सिस। तो यहां पर आ जाएगा आई वाई, ये हो जाएगा आई एक्स, और ये हो जाएगा आई जेड। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ऑफ आई जेड। दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी। तो ये थ्योरम ये बोलती है कि जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को यदि अपन इस एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट करते हैं तो, और मान लीजिए इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है C, और ये जो आपकी एक्सिस है जिसके अबाउट आप इस बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, इसके पैरेलल यदि अपन बात करें तो सेंटर ऑफ मास से भी मान लीजिए एक एक्सिस पास हो रही है, और ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस सपोज कितना है? A। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IO इज इक्वल टू होता है IC प्लस m इंटू ऑफ A स्क्वायर। दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। What is IO? Moment of inertia of this rigid body about an axis passing through O। जिस O के अबाउट आप बॉडी को रोटेट कर रहे हैं। What is IC? Moment of inertia of a body about an axis passing through center of mass and parallel to given axis. What is capital M? Mass of a body. And what is A? Perpendicular distance between the two parallel axes. So according to theorem of parallel axis, moment of inertia of a body about an axis of rotation is equal to the sum of moment of inertia of the body about parallel axis passing through center of mass of the body and product of mass of the body
with the square of perpendicular distance between the two axes। मतलब इस बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई ओ, ये किसके अब इक्वल होता है? ये इक्वल होता है इन दोनों वैल्यू के समीशन के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about an axis passing through center of mass and parallel to given axis, और ये है इस बॉडी का जो मास है और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about an axis passing through center of mass and parallel to given axis and product of mass of a particle and square of distance between the two parallel axes। मतलब IO किसके इक्वल होता है? IC और MA स्क्वायर के सम के इक्वल। कभी भी किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी एक्सिस के अबाउट, ये इक्वल टू होता है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास से और पैरेलल एक्सिस जो पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उस बॉडी का मास और उनके बीच का डिस्टेंस जो है पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। तो अब इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा हमको, तो प्रूफ कर लीजिए। देखिए प्रूफ, यदि मैं यहां पर कोई पार्टिकल अज्यूम करता हूं P और इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस सपोज x है, इस पार्टिकल का मास मान लीजिए m है और इस पार्टिकल का O के अबाउट यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछूं IO, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा मास ऑफ ए पार्टिकल इनटू ये डिस्टेंस पूरा इसका स्क्वायर, मतलब आप बोलोगे a प्लस एक्स स्क्वायर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस पार्टिकल का रोटेशनल एक्सिस जो O से पास हो रही है उससे डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? a प्लस एक्स, ये x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? a प्लस एक्स। इस पार्टिकल का क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। लेकिन यदि अपन इसको सॉल्व करें IO इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे m इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, मतलब IO इज इक्वल टू m इंटू a स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू 2a इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब ये जो बात मैंने बताई है वो तो केवल एक पार्टिकल के लिए है, पर पूरी बॉडी के लिए बात करें तो यही IO इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ m इंटू ऑफ a स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ m इंटू 2a इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहां पर अब आपको समझना होगा ये जो समीशन ऑफ m इंटू a स्क्वायर जो है, a तो कांस्टेंट है ना दोनों एक्सिस के बीच, जब समीशन करोगे तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? a स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ m। समीशन m का मतलब टोटल मास, तो टोटल मास को आप लिख सकते हैं कैपिटल M, तो a स्क्वायर इंटू कैपिटल M, या इसी को आप लिख सकते हैं m इंटू ऑफ a स्क्वायर। अब समीशन m इंटू एक्स स्क्वायर मतलब पूरी बॉडी का मास और ये x, मतलब ये डिस्टेंस कहां से दिख रहा है? इस रोटेशन एक्सिस से, तो इसको अपन बोलेंगे IC। और बच्चों ये जो लिखा हुआ समीशन m इंटू 2ax, समीशन m इंटू 2ax,
यहाँ पर 2a कांस्टेंट रहेगा तो समेशन m इंटू एक्स जाएगा। और मैंने आपको समझाया था डोर ओपन के केस में भी डिस्टेंस के डायरेक्शन में हमेशा मोमेंट कितना होता है, 0। ये मोमेंट लिखा हुआ है, मास इंटू डिस्टेंस, मोमेंट डिस्टेंस के डायरेक्शन, इसकी वैल्यू जाएगी 0। तो यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो IO इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तो IO इज इक्वल टू आपको मिल गया IC प्लस M इंटू ऑफ ए स्क्वायर। यह है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको नोट कर लेना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर से जो मैं आपको बोल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो ये बॉडी है, इसको अपन इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इस पर n पार्टिकल्स है। और यदि रोटेट करें तो नो डाउट डेफिनेटली इस पूरी बॉडी पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क। तो यदि हम यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल यदि टॉर्क की बात करें, टाउ इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली होना चाहिए टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क ऑन सेकंड पार्टिकल, टॉर्क ऑन थर्ड पार्टिकल, इस तरीके से होगा। अब यदि किसी एक पार्टिकल के लिए टॉर्क की बात करते हैं अपन, टाउ 1, तो ये होना चाहिए आपका, टॉर्क क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था R क्रॉस F। टॉर्क के लिए मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था शुरू में, वो था R क्रॉस F। तो यदि हम लोग बोलेंगे R इंटू F और फिर ये जाएगा टाउ 1 इज इक्वल टू R इंटू F, क्या होगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर यहां पर जाएगा R1 फर्स्ट के लिए तो R1, M1 A1 R1, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स F1। तो टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या बोलोगे, R1 इंटू F1, टाउ 1 इज इक्वल टू R1 इंटू फोर्स के मास इंटू एक्सेलरेशन, टाउ 1 इज इक्वल टू R1 इंटू M1 इंटू लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सबको पता होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू R। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे फैन का एग्जांपल दिए थे, ये फैन की ब्लेड है, मैंने मान लीजिए ब्लेड जो है एक सिंगल ब्लेड है, यहाँ से रोटेट करके ऐसे पहुंची, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ वाला पार्टिकल ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा T टाइम में। तो सारे जो पार्टिकल है, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, A डैश पे पहुंचेगा, B डैश पे, C डैश, सेम टाइम में सारे पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा माना जाएगा, सेम, थीटा कैसा रहेगा, सेम। लेकिन सबके लिए R डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इतने डिस्टेंस पर है, ये आगे ज्यादा डिस्टेंस पर ही जाता है, तो इसलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबका डिफरेंट होगा। इसका होगा S1 इज इक्वल टू थीटा 1 थीटा इंटू ऑफ R1। सेकेंड पार्टिकल के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट S2 इज इक्वल टू होगा थीटा इंटू ऑफ R2, ऐसा होगा, पर थीटा सबके लिए सेम होगा। अब T टाइम में तो स्वाभाविक थीटा सेम है, तो थीटा अपॉन T भी सेम होगा, मतलब सारे पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम होगा। अब ओमेगा सेम है तो ओमेगा अपॉन T क्या होता है, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबके लिए कैसा होगा, सेम। इसलिए अपन ने यहाँ पर लिखा A1 के अल्फा इंटू ऑफ R1। तो इसका मतलब टॉर्क टाउ 1 इज इक्वल टू, आपको क्लियर दिख रहा है, अल्फा यदि हम लोग बाहर निकाल लें तो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर। जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए बताया, तो वैसे ही सेकंड पार्टिकल के लिए टॉर्क 2 इज इक्वल टू जाएगा अल्फा M2 R2 स्क्वायर। इस तरीके से होता जाएगा। अब यदि इन वैल्यूज को अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, टाउ 1 की जगह जाएगा अल्फा इंटू M1 इंटू
r1 स्क्वायर। टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल आ जाएगा अल्फा इंटू m2 इंटू r2 स्क्वायर। टॉर्क 3 हो जाएगा अल्फा इंटू m3 इंटू r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यदि हम टॉर्क की बात करें, अल्फा कॉमन निकल जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू अल्फा इंटू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, मतलब टाउ इज इक्वल टू अल्फा। समेशन एम आर स्क्वायर मतलब क्या जाएगा, आई। इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला मिला आई इंटू अल्फा। कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो मैंने आपको पहले एंगुलर मोमेंटम बताया था, आपको डेफिनेशन भी बताई थी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो आपने शुरू में देखा था एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ये देखा था आपने। यदि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे ddt ऑफ L बार, तो यहां मिल जाएगा ddt ऑफ R क्रॉस P, ये जाएगा ddt ऑफ L बार इज इक्वल टू ddt f1 इंटू f2, f1 इंटू ddt ऑफ f2 प्लस f2 इंटू ddt ऑफ f1, ddt ऑफ ddx f1 इंटू f2 फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब बच्चों ये जाएगा dl बाई dt इज इक्वल टू r, और सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स प्लस लीनियर मोमेंटम इनटू, यदि r का पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, वेलोसिटी। और आप सबको यहां पर पता होना चाहिए कि यदि मैं आपसे बोल रहा हूं p क्रॉस v, तो व्हाट इज p, m इंटू v क्रॉस v। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मतलब यहां पर दो वेक्टर, जो मास तो स्केलर है, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको लाइक वेक्टर को, और आपको मालूम लाइक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। आपको पता है a क्रॉस a कितना होता है, 0। तो इस तरीके से यदि अपन बात करते हैं बाय 1, तो आपको मिलेगा dl बाय dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। और मैंने आपको पहले प्रूफ करवाया है r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। इसका मतलब dl बाई dt इज इक्वल टू, आपने प्रूफ कर दिया टॉर्क। तो रिलेशन आ गया बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप लोग जब रिलेशन निकालना चाहते हैं एल और आई के बीच में, कोई बॉडी है जिसको आप इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं, तो इस पर तो आपको मालूम है डिफरेंट पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, और यदि सारे पार्टिकल्स से सबका लीनियर मोमेंटम बोलोगे तो सबका अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, m1 इंटू ऑफ v1, सेकेंड पार्टिकल का रहेगा m2 इंटू ऑफ v2। लेकिन अब यदि यहीं पर आप बोलोगे तो m1 v की जगह क्या बोलोगे, ओमेगा इंटू r1, यहां पर क्या बोलोगे m2 इंटू ओमेगा इंटू r2, क्योंकि मैंने अभी समझाया एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहती है, सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों चीजें सारे पार्टिकल्स के लिए, जो बॉडी यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट कर रही है तो उस पर जितने पार्टिकल्स हैं सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा होता है, सेम।
इसीलिए यहां पर ओमेगा लिख रहे हैं। फिर यहां पर P3 यदि बोलोगे तो क्या जाएगा M3 इंटू V3 और ये जाएगा M3 इंटू ओमेगा इंटू ऑफ R3, ऐसा जाता जाएगा। अब यदि यही चीज मैं आपसे बोलूं L1 एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो आपको मालूम है क्या होता है R1 इंटू P1। एंगुलर मोमेंटम आपने देखा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट। तो R1 इंटू P1 और P1 आपको पता है, अभी जस्ट ये अपने लिखा है M1 ओमेगा इंटू ऑफ R1। तो फाइनली आपको मिला ओमेगा कॉमन निकाल लोगे तो M1 R1 स्क्वायर। ऐसे ही L2 यदि बोलोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, उसका भी सेम ऐसे आएगा ओमेगा इंटू M2 इंटू R2 स्क्वायर। L3 एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल, तो जाएगा ओमेगा इंटू M3 इंटू R3 स्क्वायर। तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू कितना आएगा? तो आपको मालूम है एंगुलर L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन। अब यहां पर L इज इक्वल टू L1 आपको पता है ओमेगा M1 R1 स्क्वायर, L2 आपको पता है ओमेगा इंटू M2 R2 स्क्वायर, ओमेगा इंटू M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां से ओमेगा तो कॉमन निकल जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब L इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ओमेगा इंटू समीशन ऑफ MR स्क्वायर। इसका मतलब आप बोलोगे L इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ऑफ I, क्योंकि समीशन MR स्क्वायर क्या होता है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए आपको L का फॉर्मूला मिला I इंटू ओमेगा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले रिलेशन निकाला था ना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो आपने क्या निकाला था? DL बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क निकाला था। यहां से भी कर सकते हो, यदि इसी को बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर दो डी डी टी ऑफ L, तो ये जाएगा डी डी टी ऑफ I इंटू ओमेगा। तो DL अपॉन डी टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकल जाएगी, डी ओमेगा बाय डी टी। और आपको पता है DL बाई डी टी इज इक्वल टू I इंटू ये क्वांटिटी क्या रहेगी? अल्फा। तो DL अपॉन डी टी इज इक्वल टू I इंटू अल्फा क्या होता है? टॉर्क, टाउ। तो DL बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करवाया था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ऐसे भी ड्राइव हो सकता है, ये कॉपी कर लीजिएगा।